आइए देखें आज का रैपिड न्यूज। ICGA यानी भारतीय कैंसर जीनोम एटलस ने भारत का पहला व्यापक कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल लॉन्च किया। यह भारत का पहला प्लेटफॉर्म है जो भारतीय कैंसर मरीजों के डेटा तक स्वतंत्र पहुंच प्रदान करेगा। इसका मकसद भारतीय आबादी के लिए कैंसर अनुसंधान और उपचार में बदलाव लाना है। इस पोर्टल के द्वारा ब्रेस्ट कैंसर मरीजों के DNA, RNA और प्रोटीन प्रोफाइल सहित कई तरह के डेटा उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसे क्लिनिकल परिणामों के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। वर्तमान में इस प्लेटफॉर्म में 50 ब्रेस्ट कैंसर रोगियों का डेटा शामिल है। इसे भविष्य में 500 से अधिक मरीजों तक बढ़ाने की योजना है। 10वां CPA यानी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत रीजन सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर रहे हैं, जो CPA भारत रीजन के अध्यक्ष भी हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्ष, स्पीकर, उपसभापति आदि इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन की थीम सतत और समावेशी विकास की प्राप्ति में विधायी निकायों की भूमिका रखी गई है। CPA राष्ट्रमंडल के सबसे पुराने स्थापित संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। वहीं CPA भारत रीजन इसके 9 CPA नेटवर्क में शामिल है, जिसका गठन 2004 में हुआ था। इसमें भारत की संसद, राज्य और संघ शासित प्रदेशों के विधानमंडलों सहित कुल 31 सदस्य हैं, जिन्हें 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने वन्यजीव आवासों की एकीकृत विकास योजना पर 100 दिन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस योजना में प्रोजेक्ट टाइगर के साथ साथ प्रोजेक्ट एलिफेंट और वन्यजीव आवासों के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टर शामिल हैं। इस योजना से कुल 55 बाघ अभयारण्य, 33 हाथी अभयारण्य, 718 संरक्षित क्षेत्र और उनके आसपास के क्षेत्रों को लाभ पहुंच रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों कैबिनेट ने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स की केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की मंजूरी दी थी, जिसका कुल व्यय 2602 करोड़ रुपए है। देश का पहला ट्राई सर्विस फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स आज से शुरू हुआ है। इसे इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा। इस कोर्स में सेना के विभिन्न रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। इसका मकसद अधिकारियों को आधुनिक युद्ध के परिचालन और तकनीकी पहलुओं से रूबरू कराना है, जो फ्यूचर वॉरफेयर से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जैसे कॉन्टैक्टलेस, साइकोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन, और साथ ही वे क्षेत्र जहां ऐसे युद्ध लड़े जाएंगे। यह इस बात पर भी प्रकाश डालेगा कि आर्टिफिशियल लर्निंग, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और हाइपरसोनिक्स जैसी उभरती और विनाशकारी तकनीकें युद्ध के संचालन को किस प्रकार प्रभावित करेंगी। गोवा समुद्री सिंपोजियम के 5वें संस्करण की शुरुआत भारतीय नौसेना के नेतृत्व में हुई। इसकी थीम कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटीज चैलेंज इन द इंडियन ओशन रीजन रखी गई है। इस दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में विभिन्न प्रयासों पर चर्चा की जाएगी। इसमें 12 हिंद महासागर तटीय देश हिस्सा लेंगे। इसके अलावा केन्या और तंजानिया पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होंगे। गोवा समुद्री सिंपोजियम की स्थापना 2016 में भारतीय नौसेना द्वारा की गई थी। यह भारत और हिंद महासागर क्षेत्र के प्रमुख देशों के बीच सहयोग, सहकारिता और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में अमूर फाल्कन का शिकार करने, पकड़ने, मारने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह एक छोटा प्रवासी शिकारी पक्षी है। वैज्ञानिक रूप से इसे फाल्को एम्यूरेंसिस कहा जाता है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में रखा गया है। अमूर फाल्कन विश्व में सर्वाधिक लंबी यात्रा करने वाले शिकारी पक्षी होते हैं और ये सालाना लगभग 22,000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। अपने वार्षिक प्रवास के दौरान ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा नागालैंड में ठहरते हैं। नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। भारत ने क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी पर IPEF ब्लॉक के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु के अनुकूल टेक्नोलॉजी को विकसित करने, उन तक पहुंचने और उन्हें लागू करने में मदद करेगा। 14 सदस्य देशों के बीच एक रणनीतिक साझेदारी के तहत शुरू IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की शुरुआत 2022 में हुई थी। इसके 4 पिलर्स हैं: व्यापार, सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी। भारत ने पहले ही फरवरी 2024 में पिलर 2 यानी सप्लाई चेन रेजिलियंस पर समझौते की पुष्टि की थी और पिलर 1 में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था। बांग्लादेश ने हिल्सा मछली पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। अब बांग्लादेश दुर्गा नवमी के पहले भारत को
3000 टन मछली निर्यात करेगा। इसे बांग्लादेश की तरफ से उठाया गया सकारात्मक कदम बताया जा रहा है। हिल्सा हेरिंग से संबंधित मछली की एक प्रजाति है। इसे इलिश भी कहा जाता है। हिल्सा बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है और पश्चिम बंगाल में इसे माछेर राजा यानी मछलियों का राजा कहते हैं। हिल्सा मछली अपने स्वाद के लिए मशहूर है, साथ ही इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। यह बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार और फारस की खाड़ी क्षेत्र की नदियों और मुहानों में पाई जाती है। बांग्लादेश दुनिया के लगभग 70% इलिश मछली का उत्पादन करता है। सेबी ने F&O यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर एक अध्ययन किया, जिससे पता चलता है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लगभग 93% इंडिविजुअल ट्रेडर्स को नुकसान होता है। इसका मतलब है F&O के 10 में से 9 इन्वेस्टर नुकसान उठाते हैं। इसके अलावा घाटे का सामना करने वाले 75% से अधिक इन्वेस्टर्स ने घाटे के बावजूद F&O में व्यापार जारी रखा है। F&O शेयर बाजार के डेरिवेटिव होते हैं। इन डेरिवेटिव्स को एसेट से वैल्यू मिलती है, जैसे मुद्रा, सोना या किसी कंपनी का स्टॉक इत्यादि। शेयर मार्केट का यह सेगमेंट काफी रिस्की होता है, लेकिन बावजूद इसके पिछले 4 सालों में F&O ट्रेडर्स की संख्या में 300% की बढ़ोतरी हुई है। भारत ने चेस ओलंपियाड में हिस्टोरिकल डबल गोल्ड मेडल जीता। दरअसल भारत ने बुडापेस्ट में 45वें चेस ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों टीम वर्गों में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। इस जीत के साथ ही भारत सोवियत संघ और चीन के बाद चेस ओलंपियाड के एक ही संस्करण में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में गोल्ड जीतने वाला तीसरा देश बन गया है। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2022 और 2014 में रहा था। यह चेस के लिए दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता है और भारत 1956 से इस द्विवार्षिक प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव पर अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास इसे भेजा जाएगा। संत तुकाराम महाराष्ट्र के 17वीं सदी के एक प्रतिष्ठित हिंदू संत और कवि थे, जिन्होंने भक्ति आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, खासतौर पर अपनी भक्ति कविता के जरिए, जिसे अभंग के नाम से जानते थे। तुकाराम की अभंग कविता अपनी सादगी और गहन गहराई के लिए जानी जाती है, जो भक्ति, दिव्य प्रेम और मानवीय स्थिति के विषयों पर केंद्रित है। वे मुगल शासक जहांगीर और शिवाजी महाराज के समकालीन थे। इनके अलावा महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन से जुड़े संतों में ज्ञानेश्वर, नामदेव और एकनाथ का भी नाम आता है। बीते दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में ASOSAI यानी एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की 16वीं बैठक का उद्घाटन किया। इसका आयोजन भारत के कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नेतृत्व में 24 से 27 सितंबर तक हो रहा है। इस मौके पर भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने 2024 से 2027 की अवधि के लिए ASOSAI के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। ASOSAI की स्थापना 1979 में 11 सदस्यों के साथ हुई थी। अब इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 48 हो गई है। इसकी पहली सभा और गवर्निंग बॉडी की बैठक भारत में मई 1979 में आयोजित की गई थी। इसमें ASOSAI के नियमों और विनियमों को मंजूरी दी गई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचार के मामलों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं 2022 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के सभी मामलों में से लगभग 97% मामले 13 राज्यों से थे। भारत में जाति आधारित हिंसा की चिंताजनक स्थिति लगातार बढ़ रही है, जिसमें दलितों और हाशिए पर पड़े समुदायों के खिलाफ अत्याचारों के मामलों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2022 में जारी रिपोर्ट भारत में अपराध इसी ओर इशारा करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों के खिलाफ 2021 की तुलना में 13.1% और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ 14.3% अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। IIFA यानी अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार समारोह के 25वें संस्करण का आयोजन राजस्थान में किया जाएगा। यह 2025 में 7 से 9 मार्च के बीच जयपुर में आयोजित होगा। यह दूसरी बार है जब इसका आयोजन भारत में हो रहा है। इससे पहले इसका आयोजन 2019 में मुंबई में हुआ था। इसका पहला संस्करण 2000 में लंदन में आयोजित किया गया था। तब से लेकर आज तक IIFA 14 अलग अलग देशों और 18 अलग अलग शहरों में आयोजित किया जा चुका है। आपको बता दें कि 24वां IIFA पुरस्कार समारोह 27 से 29 सितंबर 2024 को अबू धाबी के यास द्वीप में संपन्न होगा। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स जारी किया, जो एशिया क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों पर प्रकाश डालता है। यह इंडेक्स आर्थिक, रक्षा, डिप्लोमेटिक और अन्य शक्तियों के आधार पर उनके प्रभाव की सीमा का मूल्यांकन करता है। इस बार भारत ने पहली बार जापान को पीछे कर तीसरा स्थान हासिल किया, जो बताता है कि एशिया में भारत की ताकत बढ़ रही है। वहीं इस इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है और उसके बाद चीन का स्थान आता है। आपको बता दें कि लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा इस इंडेक्स को 2018 में लॉन्च किया गया था, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में 27 देशों का मूल्यांकन करता है।
हर साल 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह मानव जीवन पर पर्यावरणीय स्वास्थ्य के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम एनवायरमेंटल हेल्थ क्रिएटिंग रेजिलियंस कम्युनिटीज थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य महासंघ ने 2011 में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत की थी। इसका मकसद पर्यावरण के स्वास्थ्य की देखभाल के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना था। पिछले कुछ समय से बॉडी मास इंडेक्स के स्थान पर एक नए सूचकांक बॉडी राउंडनेस इंडेक्स को अधिक महत्व दिया जा रहा है। BRI यानी बॉडी राउंडनेस इंडेक्स एक माप है जिससे शरीर में फैट की मात्रा का पता लगता है। इसे बॉडी मास इंडेक्स की तुलना में बेहतर माना जा रहा है क्योंकि यह शरीर के आकार को मापने के लिए ऊंचाई और वजन के बजाय ऊंचाई और कमर की माप का इस्तेमाल करता है। इसे 2013 में डायना थॉमस द्वारा विकसित किया गया था। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स की गणना शरीर के वजन और ऊंचाई के आधार पर की जाती है। इसे 1832 के करीब विकसित किया गया था और 1980 के दशक से यह शरीर में फैट का अनुमान लगाने का मानक तरीका बन गया था। ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण अबू धाबी में 25 सितंबर को शुरू हुआ। सम्मेलन में विश्व की एरोस्पेस सप्लाई चेन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। एरोस्पेस, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में जुड़े लीडर्स, सरकारी अधिकारियों और शिक्षाविदों को एक मंच पर लाता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन और हाइड्रोजन फ्यूल पर आधारित विमानों और वैश्विक व्यापार में विमानों की भूमिका जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 2012 में ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। ओडिशा के मनकीडिया समुदाय को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत औपचारिक रूप से वनों पर आवास अधिकार मिला है। मनकीडिया अधिकार प्राप्त करने वाला दूसरा PVTG यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। इसके अलावा जिला स्तरीय समितियों ने अन्य 4 समुदायों को इस तरह के अधिकार दिए हैं। मनकीडिया समुदाय 75 PVTGs में से एक है। यह एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों से अपनी आजीविका चलाता है। यह समुदाय बिरहोर जनजाति के अर्ध घुमंतु वर्ग से संबंधित है। यह जनजाति पत्तों से बनी गुंबदाकार झोपड़ियों में रहती है जिन्हें कुंभ कहते हैं और ये लोग ऑस्ट्रो एशियाई भाषा समूह की मुंडा भाषा बोलते हैं। आपको बता दें कि ओडिशा में सबसे ज्यादा 13 PVTG रहते हैं जो संख्या के मामले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से WISLP यानी विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम शुरू किया है जो UK इंडिया शिक्षा एवं अनुसंधान पहल का एक भाग है। इस पहल का मकसद अंतरिक्ष विज्ञान में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों को समर्थन करना और रणनीतिक नेतृत्व ढांचा विकसित करना है। कोवेंट्री विश्वविद्यालय इस पहल में डिलीवरी पार्टनर के तौर पर काम करेगा। यह कार्यक्रम शुरुआती चरण में 250 महिला शोधकर्ताओं में नेतृत्व क्षमता का निर्माण करेगा और लैंगिक पूर्वाग्रहों और संबंधित बाधाओं से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होने में मदद करेगा। सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। वर्तमान में नेपाल के 145 देशों के साथ व्यापारिक संबंध हैं, लेकिन उनमें से 100 से अधिक देशों के साथ व्यापार घाटे का सामना वो कर रहा है। नेपाल को अपने पड़ोसियों से सबसे ज्यादा व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है। भारत के साथ नेपाल का व्यापार घाटा लगभग 144 बिलियन नेपाली रुपया और चीन के साथ लगभग 51 बिलियन नेपाली रुपया है। आपको बता दें कि नेपाल भारत को कई तरह के सामान निर्यात करता है जिसमें जल विद्युत, राल, कृषि उत्पाद, धागा, पश्मीना शॉल, चमड़ा, हस्तशिल्प, साथ ही चांदी और सोने के आभूषण भी शामिल हैं। इसी तरह नेपाल भारत से मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद, रासायनिक उर्वरक, नमक, चीनी, चावल, वाहन, तांबा और कपास इत्यादि आयात करता है। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है। इसे अभेद यानी एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट नाम दिया गया है। जैकेटों को DRDO इंडस्ट्री एकेडेमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विकसित किया गया। पॉलीमर और स्वदेशी बोरॉन कार्बाइड सिरेमिक सामग्री से बनी ये जैकेट अधिकतम खतरे के स्तर को झेलने में सक्षम है और भारतीय सेना द्वारा निर्धारित अधिकतम वजन से काफी कम है। इसके साथ ही ये सैनिकों को 360 डिग्री सुरक्षा भी प्रदान करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने BBNJ यानी बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। ये हाई सीज पर समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका मकसद समुद्री जीवन के सतत उपयोग और संरक्षण को गारंटी देना है। यहाँ हाई सीज शब्द उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो किसी देश के क्षेत्रीय जल और अनन्य आर्थिक क्षेत्र से बाहर हैं, जो तट से 200 समुद्री मील या 370 किलोमीटर तक हो सकते हैं। आपको बता दें, जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक में BBNJ समझौते को मंजूरी दी गई थी। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस एग्रीमेंट के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में काम करेगा।
हरिकेन हेलेन ने अमेरिका के फ्लोरिडा में दस्तक दी है। तट पर पहुंचने से पहले ये तूफान 4थी श्रेणी के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया था, जिसके चलते दक्षिण पूर्वी कई अमेरिकी क्षेत्रों में आपात स्थिति घोषित कर दी गई। नेशनल हरिकेन सेंटर के अनुसार लगभग 209 किलोमीटर प्रति घंटे की निरंतर हवाओं के साथ ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। तटों पर टकराने से तूफानी शहरों की ऊंचाई 15 से 20 फीट तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है और ये इस साल अमेरिका में आने वाले सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इस बुलेटिन की तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर रोजाना पीडीएफ मिलती है इसकी। नमस्कार।